क्विज करने वाले हैं, क्विज नंबर 7 होगा। और ये क्विज जो है यूपीपीएससी 2024 और जितने आरओ, एआरओ, बीईओ और जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होगा। तो इसमें जो है हम करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यू के क्वेश्चन रखेंगे। तो दोनों जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 30 to 35 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही स्टैटिक आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, और कुछ जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इतना ही आपका वेटेज जो है आपका पीवाईक्यू का रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको देखा जाए तो आपको 70 to 80 क्वेश्चन जो है इसी के रहते हैं। अगर आपने करंट अफेयर और पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके चांसेस जो हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी ये 2024 का कोर्स है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये है 2025 का कोर्स। और अगर आपको टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। और प्रीलिम्स में जो है 102 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे तो वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से कोर्स को यूटिलाइज करना है। मेंस में जो है 96 क्वेश्चन आउट ऑफ द 20, ये भी नीचे पीडीएफ में होगा। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। तो चीफ मिनिस्टर जो है ऑफ ए स्टेट एलिजिबल नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ नॉट, इनकरेक्ट और इस टाइप की चीज़ें हैं तो वहाँ इसको एनसर्कल कर लेना। तो यहाँ नॉट लिखा है, नॉट एलिजिबल। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन लेते हैं पार्ट? इलेक्टेड एमपीज लेते हैं और इलेक्टेड एमएलएज लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं। तो अपर हाउस का जो मेंबर होता है वो होता है एमएलसी। तो अगर वो मेंबर ऑफ द अपर हाउस है तो चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो इसमें आर्टिकल 54 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट चीफ मिनिस्टर नॉट करेक्ट। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्या करेक्ट नहीं है? पहला, ही इज नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द गवर्नर, ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ही इज चूजन बाय द members of the majority party in the legislative, his continuance in office depend upon many factors। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, बिकॉज जो चीफ मिनिस्टर है वो आर्टिकल 164 के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट होता है बाय द गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एंड जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो भी अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये गलत है, आंसर ए। कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो ये होता है। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, वो होता है मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे कौन है? राहुल गांधी। तो जो रैंक है, रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। इसका आंसर हो गया आंसर बी। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। तो नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन है? आंसर बी, प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल डिफेंस कमेटी जो है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आंसर बी। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
तो ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसका आंसर है बी, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। तो ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पोस्ट है तभी क्रिएट होती है जब पॉलिटिकल मतलब नेसेसरी होता है, पॉलिटिकली नेसेसरी होता है, तभी ये होती है। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो लोकसभा में पास होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। देखो कभी कभी इस वाले क्वेश्चन में क्या आता है कि आपका पार्लियामेंट भी लिखा आ जाता है। तो अगर लोकसभा नहीं गिवन है, अगर लोकसभा गिवन है तो आप लोकसभा ही लगाएंगे, अगर लोकसभा नहीं गिवन है तो आप पार्लियामेंट पे भी टिक लगा के आ सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज लोकसभा ओनली। तो इसका आंसर है आंसर डी। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन है? इसका आंसर है आंसर बी, गवर्नर। तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट तो गवर्नर और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर। तो जो गवर्नर है कुछ अपनी डिस्क्रिशन पे काम करता है, और वो डिस्क्रिशन क्या है? गवर्नमेंट को बोलता है कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। देखो ये डिस्क्रिशन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो हम जल्दी से इसको पढ़ते नहीं है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। दूसरा कि टर्मिनेट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को जिसने कॉन्फिडेंस खो दिया हो, लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द असेंबली। गवर्नमेंट को कहता है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, टर्मिनेट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को। होल्ड द एसेंट टू द बिल और रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। होल्ड द एसेंट और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट एनी बिल। रिटर्न कर सकता है बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हो गया। फिर कुछ और डिस्क्रिशन जो है गवर्नर अपनी यूज करता है। क्या हो गया कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने में, प्रेसिडेंट रूल डिसॉल्व करने में स्टेट लेजिस्लेचर, डिसॉल्विंग स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये हो गया कि पहला गवर्नमेंट को बोलेगा मेजॉरिटी प्रूव करो, टर्मिनेट सीएम अगर कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया है, एसेंट, होल्ड एसेंट और प्रिजर्व द बिल, और रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दीज आर द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। तो ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर कौन करता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, हमने शुरू के जो क्विज है उसमें देखा था कि प्रेसिडेंट को कौन करता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है द अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस promulgated by the governor is necessary। इसका आंसर है, तो अप्रूवल किससे नेसेसरी होगा? इसका आंसर है आंसर बी, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो आर्टिकल 213 जो है वो ऑर्डिनेंस की बात करता है, स्टेट के ऑर्डिनेंस की बात करता है 213।
यूनियन में जब आपका ऑर्डिनेंस पास होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल आपका बात करता है? देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और पुराने वीडियोस में भी बताया है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल्स। ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल पे एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेना और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे आर्टिकल को याद करना है। देखो, आपको ऑर्डिनेंस पता है यूनियन का, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 123। देखो, आर्टिकल 111 से नीचे जितने आर्टिकल होंगे उसमें आपको 89 ऐड करना है, 111 से ऊपर जितने होंगे उसमें 90 ऐड करना है। तो हमने 90 ऐड किया तो हमें क्या मिला? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213, और ये किसका ऑर्डिनेंस है? ये स्टेट का ऑर्डिनेंस है। तो 111 से नीचे में 89, मतलब अगर आपका यूनियन का कोई आर्टिकल पता हो और आपको स्टेट का कोई आर्टिकल निकालना हो तो इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर अंडर विच ऑफ द आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन वही आ गया, तो इसका आंसर है आर्टिकल 213। गवर्नर से रिलेटेड और आर्टिकल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 1.5 है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है गवर्नर के। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 जो है वो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है। टू 112 जो है वो बात करता है कि प्रोहिबिट द कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। कोर्ट को प्रोहिबिट करना कि इंक्वायरिंग। 213 बात करता है ऑर्डिनेंस की। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट है, 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ। तो 13 फरवरी वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है इन द मेमोरी। ये नेशनल वाला, इंटरनेशनल वुमेन डे नहीं, नेशनल वाला। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू वो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर and she was born on 13th of February. So that's why 13th of February is celebrated as National Women Day. इंटरनेशनल वाला नहीं, नेशनल वुमेन डे है ये। नेक्स्ट है, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो अपर चैम्बर कौन सा है? तो ये है ये है आंसर ए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अंडर आर्टिकल 168 2 में है कि देर इज 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वन शेल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल and the other is known as the legislative assembly. And when there is only one house, तो अगर किसी में one house है तो उसको सिर्फ हम legislative assembly कहेंगे। और 2 हाउसेज में जो legislative council होगा वो upper body होगा और जो आपका lower body होगा वो legislative assembly होगा। तो इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से। तो आर्टिकल जो है 168 बात करता है, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल जो 168 बात करता है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 169 जो बात करता है वो बात करता है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का अबॉलिशन और क्रिएशन है उसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 170, इसको याद रखना। आर्टिकल जो 170 है वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 171 जो बात करता है वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं, इनको ध्यान रखना जो इम्पॉर्टेंट है। और एसेंट टू द बिल का क्या है? आर्टिकल 200, एसेंट टू द बिल। अच्छा, आपको प्रेसिडेंट एसेंट टू द बिल याद है?
प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल पे जो है अपने एसेंट देता है बिल की। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उससे ही आ जाएगा। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल पे, कौन सा आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट जिस पे एसेंट देता है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। तो आर्टिकल 111 पे देता है प्रेसिडेंट जो एसेंट देता है, प्रेसिडेंट एसेंट देता है तो उसका आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 111। मैंने आपको बताया कि 111 तक जितने आर्टिकल हैं उसमें 89 ऐड करना है तो आपको यूनियन का आर्टिकल मिलेगा, और 111 ऊपर से 11 से ऊपर जितने आर्टिकल हैं उसमें आपको 90 ऐड करना है, सॉरी, तब आपको स्टेट का मिलेगा, स्टेट का, ये स्टेट है, स्टेट का मिलेगा। तो आर्टिकल 111 जो है वो प्रेसिडेंट एसेंट है, प्रेसिडेंट एसेंट टू द बिल। तो 111 तक क्या करना है हमें? 89 ऐड करना है, तो हमारा हो गया 200, 200 हो गया। तो 200 क्या हो गया? गवर्नर एसेंट टू द बिल। इस तरीके से याद करोगे। वो ट्रिक वाला वीडियो जो है पूरा देख लेना, ट्रिक्स वाला, शायद लास्ट ईयर का बना हुआ है, लेकिन उससे क्या है कि आर्टिकल्स तो आपके हमेशा ही रेलिवेंट रहेंगे। तो वो ट्रिक्स वाला वीडियो देख लेना तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। In which assembly of the state money bill are proposed? तो मनी बिल कहाँ प्रपोज्ड होता है? तो मनी बिल कहाँ प्रपोज होता है? इसका आंसर हो गया, आंसर सी, ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल 198, तो आर्टिकल 198 के अंदर जो है आपके मनी बिल की बात की गई है। 110 मनी बिल यूनियन का, 89 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, हाँ, तो 89 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये मनी बिल हो जाएगा आपका स्टेट का। तो 198 आर्टिकल में बात है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। और आर्टिकल 199 किसके बारे में बात करता है? डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। देखो आपको मैंने अभी अभी 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि किस तरीके से जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं कि अभी हमने ऑर्डिनेंस के बारे में बात करी, एसेंट ऑफ द बिल के बारे में बात करी, फिर ये मनी बिल के बारे में बात करी, कि आपको सिर्फ एक पता हो और आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। चलो अब देख लो, जैसे आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल। मैंने आपको क्या बताया? 111 तक 89 ऐड करना है। 76 में 89 ऐड करोगे कितना मिलेगा? 165, इतना ही मिलेगा ना, 165 मिलेगा। और 165 क्या होता है? एडवोकेट जनरल। 4 आर्टिकल्स हो गए ऐसे, और ऐसे बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। वो वीडियो देख लेना ट्रिक्स वाला, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। तो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है आंसर सी, 1/6। 1/6 मेंबर आर 1/6 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ का नॉमिनेटेड है। तो क्या है कि जो आपका काउंसिल है, काउंसिल है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल जो है वो फिक्स्ड है। वन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल जो है वो फिक्स्ड है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, 1/3 ऑफ द असेंबली मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और मिनिमम जो है वो 40 होना चाहिए,
मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिमम जो है वो 40 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज ऑफ द काउंसिल है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट, इस पे डिपेंड करता है। अब पूरे इसमें 1/3 जो होते हैं, इसमें टोटल स्ट्रेंथ कैसे होती है, कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन होते हैं। देखो 1/3 जो होते हैं, टोटल जितने आपके मेंबर हो गए उसमें से 1/3 जो होते हैं वो लोकल बॉडीज के होते हैं। देखो सपोज आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में वाई मेंबर है सपोज, तो इसका 1/3 हो जाएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी, मैक्सिमम 1/3 मैक्सिमम, और मिनिमम हो जाएगी 40। तो आपके टोटल मेंबर कितने हो गए, एक्स में से जो है 1/3 आपके लोकल बॉडीज के होंगे, 1/12 आपके ग्रेजुएट्स होंगे, 1/12 कौन से होंगे, इलेक्टेड बाय द टीचर फॉर द 3 ईयर स्टैंडिंग, इलेक्टेड बाय द टीचर्स फॉर 3 ईयर्स, ये होंगे। और 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होंगे। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है 1/6, जो रिमाइंडर 1/6 है दैट इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये 1/3 1/3 1/3 ये जो इलेक्टेड है वो 5/6 हो गए, और 1/6 जो है वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अच्छा, जो गवर्नर है वो किस किस कैटेगरी में जो है नॉमिनेट करते हैं, कि उनके पास स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट का, कोऑपरेटिव, मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ये गवर्नर नॉमिनेशन है। प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और किस किस कैटेगरी में होता है। ये तो हो गया आपका गवर्नर का लिटरेचर साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विस। ये आपका ये हो गया। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और वो जो फॉर्मूले वॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर किसके पास नहीं है, नॉट को हमने अनसर्कल कर लिया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, तो इसमें से किसके पास नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, एमपी के पास नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट जो है 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हाउसेज है, बाइकैमरल है, बाइकैमरल 2 हाउसेज है। वो कौन कौन से हैं, एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया तेलंगाना, 2, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया बिहार, फोर्थ हो गया फिफ्थ महाराष्ट्र, एंड सिक्स्थ इज कर्नाटका। तो आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना डिस्क्रिप्शन क्यों चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ये चल रहा है कि देखो ये आपके पास क्वेश्चन आया कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये है, आपके पास ये ऑप्शन आ गए। सपोज एग्जामिनेशन में ऑप्शन अगर चेंज कर दिए तो एटलीस्ट यू शुड नो द डिस्क्रिप्शन, ऑफ द आंसर कि हाँ ये 6 स्टेट है, इनके पास होता है। अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी स्टेट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हूँ।
तो इस तरीके से दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द डिस्क्रिप्शन और उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें, इसी तरीके से आपको PYQ करने होते हैं कि आपको एक टॉपिक आपको पता है और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है, इधर उधर की चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर बी, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में स्टेट इलेक्शन कमीशन आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ECI आ रहा होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आपका पंचायती और लोकल बॉडीज जो है उनका इलेक्शन करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन और जनरल असेंबली इलेक्शन दोनों जो है कंडक्ट कराता है। तो आर्टिकल 324 के अंदर वो आपका जनरल असेंबली इलेक्शन जो आपका लोकसभा वाला होता है और स्टेट असेंबली इलेक्शन जो आपका विधानसभा वाला होता है वो उसको कंडक्ट कराते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। Which article of the Indian Constitution deals with the provision of the provision with respect to different state? तो provision with respect to different state, तो इसका आंसर है आंसर इसका आंसर है आंसर सी 371। तो इसमें सारे प्रोविजन हम देख लेते हैं, आर्टिकल्स हैं, आप इसको याद रख कर लेना, सारे आर्टिकल्स हैं, इसको याद कर लेना। आर्टिकल 371 तो है ही आपको डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द स्टेट, तो आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल प्रोविजन और टेम्परेरी प्रोविजन था, वो जम्मू कश्मीर से, जो कि अब नहीं रहा। तो अब आर्टिकल 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखो एक कैच है, 371 से जो रिलेटेड है आर्टिकल वो स्पेशल प्रोविजन है। जो 370 आर्टिकल था जम्मू कश्मीर का वो टेम्परेरी प्रोविजन था, उससे पहले ही लिखा हुआ था टेम्परेरी प्रोविजन। और ये जो 371 वाले जो आर्टिकल हैं वो आपके स्पेशल प्रोविजन है। तो 371 आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371A नागालैंड, 371B आसाम, C मणिपुर, D आंध्रा एंड तेलंगाना, E ये देख याद रख लेना, E जो है थोड़ा अलग है, ये है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्रा। F सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल, I गोवा, K कर्नाटका। ये जो है ये सारे, तो इसमें कोई भी आपको आ सकता है, कोई भी आपको मैच द फॉलोइंग लगाने के लिए आ सकता है, वो सारी चीज़ें। तो इसका आंसर है आंसर सी 371। तो 371 से लेके जे। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली टेम्परेरी प्रोविजन है। तो इसका आंसर है आंसर सी, टेम्परेरी प्रोविजन इज रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। और ये कब हट गया? ये 6 अगस्त 2019 को ये हट चुका है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डेजिग्नेशन सदर ए रियासत चेंज टू गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो सदर ए रियासत जो है डेजिग्नेशन वो गवर्नर में कब चेंज हुई? तो इसका आंसर है आंसर सी 1951। तो 1951 में जो है सदर रियासत जो है वो गवर्नर में चेंज हो गया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 370B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू। अभी हमने देखा है बी वाला किसके लिए है, आंसर बी असम। अभी हमने सारे डिस्कस करे हैं ABCDEFGHIJ। तो स्पेशल प्रोविजन जो है कौन सा पार्ट है? स्पेशल प्रोविजन इज पार्ट
21 21 है ये, जिसको रोमन नंबर में दिक्कत होती है वो ये देख लो। पूसा 44 is in news is related to, it's a paddy धान, मतलब अनाज तो धान ही होती है, फिर उसको मिल्ट करके जो वो मिलता है वो हमें चावल मिलता है, राइस। तो पूसा 44 इज रिलेटेड टू, इट्स रिलेटेड टू पैडी। तो पैडी वैरायटी है, डेवलप्ड हुई थी। पूसा जो 44 है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी ईल्ड जो है काफ़ी हाई है बाकी वैरायटीज़ के कंपैरिजन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लैनेट मरकरी। तो मरकरी इज आवर सोलर system smallest planet. Second, due to its proximity to the sun, Mercury experience extreme temperature fluctuation. 3, Mercury possesses a relative strong magnetic field than Earth. तो इसमें करेक्ट बताना है, तो कौन कौन सा करेक्ट है? तो इसका जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो मरकरी इज आवर सोलर सिस्टम स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो ठीक है। अभी क्या है कि नासा ने जो है एक कैप्टिव इमेज ऑफ द मरकरी शेयर करी थी। तो जो मरकरी है वो सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल सही बात। बाकी की जो मरकरी है वो पजेस करता है रिलेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड, only 1% as strong as Earth, 1% as strong as Earth. तो 1 और 2 सही है। Second, the Lieutenant Governor of the Delhi has executive control over the reserve subject which include, तो आपका लिeutenant गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जो उसको बोलना चाहें, of Delhi has executive control of the reserve subject which include, तो इसका आंसर है आंसर बी 1 and 3। तो क्या है, किस किस के ऊपर है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल? एलजी का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है पुलिस के ऊपर, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर और लैंड के ऊपर। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, 1 and 3। नेक्स्ट है पननंग करुपत्ती, जिसको अभी जीआई टैग मिला है, बिलोंग टू विच स्टेट? तो परुनंग करुपत्ती जो है बिलोंग टू स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट इज अ पाम जैगरी, मतलब पाम का गुड़ है ये। इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिंक डॉल्फिन। इट इज अ यूनिक सॉल्ट वाटर स्पीशीज फाउंड ओनली इन रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। देखो ये जितने क्वेश्चंस हैं ये आपको लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 2 सोर्सेस से मिलेंगे। पहला आपका ASUPPSC की मंथली मैगजीन, प्लस जो PIB वीडियोस डलते हैं यूट्यूब पे ASUPPSC के, वो 2 चीज़ें। तो अगर ये दोनों सोर्सेज आपने अगर कर ली, देखो 30-35 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के आते हैं बिल्कुल फैक्चुअल वाले, वो चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। और 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि जो थोड़े आपके एनालिटिकल होते हैं, जिसमें आपके मैपिंग हो गया और सारी चीज़ें हो गया। और अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो आराम से आपके 45 क्वेश्चंस आराम से आपके कवर हो जाएंगे। 45 क्वेश्चंस आप इन 2 सोर्सेज से 45 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। 45 क्वेश्चन इन 2 सोर्सेज से आपने कवर करे, साथ में आप क्विज की पीडीएफ देख रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस तो यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस, तो ये आपके ये 35 क्वेश्चंस मान ले, ये आपके हो गए 80 क्वेश्चंस। तो 80 क्वेश्चंस जो है आपके सिर्फ 3 सोर्सेज से कवर हो रहे हैं।
पहला आपका, आपने ACPPSC की मंथली मैगजीन करी, दूसरा आपने PIV का वीडियो करा, और तीसरा आपने क्विज करा। तो 3 सोर्सेज से जो है आपके 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इन सब की जो PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। तो 80 क्वेश्चन यहाँ से ही हो रहे हैं। बाकी अगर आपने थोड़े से नोट्स देख लिए या फिर टेस्ट कर लिया तो आपके आराम से जो है आप आराम से आप पेपर में जो है 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू अटेम्प्ट 135 क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पिंक डॉल्फिन. Pink dolphin. It is a unique saltwater species found only in the native of the South America. IUCN status is critically endangered. Its presence is confirmed in the Bolivia, Brazil and Argentina. तो इसका आंसर है डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये सॉल्ट वाटर नहीं, ये फ्रेश वाटर है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अमेजॉन रिवर डॉल्फिन एंड इट इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, सिर्फ एंडेंजर्ड है। और ये बेसिकली अमेजॉन रिवर डॉल्फिन है, ये पाई जाती है अमेजॉन में, ओरिनोको में, रिवर बेसिन में। और ये कहाँ मिलती है? बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, तो इस जगह यहाँ मिलती है ये। तो इसका डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इंडेक्सेशन इज अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है इंडेक्सेशन इज अ मेथड, तो इसका आंसर है आंसर डी, एडजस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग अ प्राइस, वेज और अदर वैल्यू बेस्ड ऑन द चेंज इन अनदर प्राइस ऑफ द कंपोजिशन इंडिकेटर और प्राइस। तो देखो इसका आंसर है आंसर डी। तो आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस आपके पास करंट अफेयर में, तो आप देखा होगा 2023 में भी थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हुआ था, तो कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर के, उनके लिए आप तैयार रहिए कि आपको इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है। वैसे दिस इज़ प्योरली इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं? तो हम इसको ना डायरेक्ट मैप पे कर लेते हैं और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप अपना आंसर देख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इसका आंसर है आंसर ए 3, 4, 5, स्लोवाकिया, रोमानिया एंड बेलारूस। तो देखो ये आपका यूक्रेन है, यहाँ रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया नहीं है, आपका बुल्गारिया नहीं है, टर्की भी नहीं है, जॉर्जिया भी नहीं है, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया और ये रशिया हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर कर रही हैं यूक्रेन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ध्यान रख लेना कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये। तो ये देख लेना इनको। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। Global framework for climate service. The goal is to unite researcher and climate information user to make informed decision for short-term improvement. It was established during the COP21 held in Paris. Consider the incorrect statement. मैंने आपको बोला हमेशा incorrect, not और कुछ भी इस टाइप का आए नेगेटिव तो आप उसको encircle कर देना, आपको पता रहेगा कि आपको इसमें क्या बताना है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है आंसर सी। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस है ये आपका स्टैब्लिश हुआ था जब आपकी 3rd वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में 2009।
और इसका काम है टू फैसिलिटेट रिसर्चर एंड यूजर ऑफ द क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू जॉइन हेड in order to make informed and actionable decision for the long term betterment. The long term, this is for the long term betterment. तो इसका आंसर सी हो गया. नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया. तो केन बेतवा किससे पास होता है? केन बेतवा पासिस थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व. तो केन बेतवा जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका काम है टू ट्रांसफर द सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर विच इज इन MP टू बेतवा विच इज इन UP टू इरीगेट द ड्रॉट प्रॉन एरिया ऑफ द बुंदेलखंड रीजन. बुंदेलखंड रीजन का जो सूखा ग्रसित एरिया है उसको करना है. और बेसिकली ये जो स्प्रेड है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, झांसी हो गया, आपका बांदा हो गया, ललितपुर हो गया एंड महोबा. झांसी, बांदा, ललितपुर एंड महोबा. इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है धुआधान डैम जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में बना हुआ है. तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द क्रिएशन ऑफ द विच न्यू ऑटोनॉमस बॉडी. तो यूनियन में कौन सी न्यू ऑटोनॉमस बॉडी का क्रिएशन किया है? आंसर बी, मेरा युवा भारत. तो दिस इज द ऑटोनॉमस बॉडी जिसका क्रिएशन हुआ है, मेरा युवा भारत. तो बेसिकली यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टैब्लिश किया है ऑटोनॉमस बॉडी मेरा युवा भारत, माय भारत, मतलब मेरा युवा भारत, माय भारत. तो इसका क्या काम क्या होगा? इट बेनिफिट द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स. 15 to 29 जो है आपका यूथ है इन नेशनल यूथ पॉलिसी. नेशनल यूथ पॉलिसी में जो आपका यूथ है वो 15 से 29 ईयर्स का है यूथ. तो ये आप याद रख लेना कि कभी कभी डेफिनेशन, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि यूथ की डेफिनेशन क्या है. तो 15 से 29 ईयर. तो इसका काम क्या है? टू सर्व द ओवर रीचिंग एनेबलिंग द मैकेनिज्म पावर बाय टेक्नोलॉजी फॉर द यूथ, जिससे वो अपनी एस्पिरेशन को एक्चुअलाइज कराएं और बिल्ड करें विकसित भारत अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द गवर्नमेंट. तो दिस इज फॉर द यूथ 15 to 29 ईयर्स. तो इसका मेरा युवा भारत, माय भारत, M फॉर मेरा और Y फॉर युवा, मेरा युवा भारत. तो आंसर, इसका आंसर हो गया आंसर बी. तो मुझे लगता है आपने ये क्विज आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आई होप कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हों और कुछ लोगों ने जो है नई चीज़ों को रिवाइज करा हो और सारी चीज़ों को देखा हो. तो इस तरीके से ये है. बाकी ये कोर्स की डिटेल है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.